का जश्न जो है हर साल इंतजार रहता है लोगों को। जी, इस बार क्या खास है? इस बार की खास बात यह है कि इतनी मुश्किलों के बावजूद भी लोग आ गए और मंगल होने के बावजूद भी जंगल में मंगल बना। तो बस हमारे लिए तो उर्दू का ऐसा मामला है कि जितने लोग ज्यादा जुड़ते जाएंगे उर्दू उतनी ही पॉपुलर होगी, बल्कि वो तो पॉपुलर है लेकिन हम लोगों को उसके करीब जाना है। प्रोग्राम की सबसे अहम बात ये थी कि इसमें दो ऐसे मुकर्रिर आए थे, एक तो अकील साहब प्रिंसिपल के और दूसरे असलम परवेज साहब। असलम परवेज साहब ने बहुत ज़्यादा खुले जहन से और ऐसा समझाया कि लोगों को समझ में आए कि कुरान जो है वो सिर्फ किताब बंद करके रखने की चीज़ नहीं है, ताक में रख दिया जाता है जिसको, बल्कि कुरान ऐसी चीज़ है जिसको हर शख्स समझे और पढ़े। यहाँ तक ये है कि अगर हम वाकई कुरान पढ़ने लगते हैं तो हमें महसूस होता है कि उसमें उसमें जो शहर है उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कैसा शहर है। वो शहर है इंसानियत का शहर है, वो शहर है मोहब्बत का शहर है। जब हम मानी समझते हैं तो दिल चाहता है कि और पढ़े, जब मानी ही नहीं समझते तब भी देखिए क़िराअत अच्छी लगती है इसके लिए सुनते हैं, लेकिन सिर्फ क़िराअत को सुनना और लफ्ज़ों को देखना और फातिहा के लिए पढ़ लेना या फिर आप उसकी तावीज़ बनाकर गले में डाल लें तब भी तो उसका हो सकता है कि उसका अपनी जगह पे उसका फ़ायदा हो, लेकिन क्या उससे हम कोई सबक ले सकते हैं या दूसरों को, जैसे आप कोई भी ज़बान का शख्स हो तो वो कैसे जानेगा, या कोई भी मजहब का शख्स हो, हम क्या करते हैं कि हम इस्लाम को या मुसलमानों को या अपनी किताब को अपने लोगों में ही तशहीर करते हैं, अपने लोगों को ही बताते हैं। हकीकत तो ये है कि हमारे लोगों को भी बहुत कम मालूम है या उसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं है, जानना चाहते नहीं है। अब लोगों ने समझ लिया है कि हमारे पास वक्त कहाँ है। छोटा सा अब मैं सबके लिए एक टिप देना चाहती हूँ जो कि मैंने हमेशा से अपनाया और मुझे लगता है कि वो चीज़ ऐसी है कि आप रोज़ाना ये सोचिए मत कि मुझे पारा ख़त्म करना है और मुझे कुरान पूरा कर लेना है। आप रोज़ाना 2 मिनट के लिए एक रुकू, एक आयत पढ़िए और उसको अच्छी तरह समझ लीजिए, लेकिन उसका एक मामूल बना लीजिए कि रोज़ाना आपको ये काम करना है। तब देखिएगा चाहे 2 साल सही, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वो 2 रुकू नहीं रुकेंगे, आपको मतलब जानने की और ख्वाहिश होगी और आप जल्द अज जल्द बहुत कुछ जान सकेंगे। अवार्ड जो दिए गए उसके जी हाँ, अवार्ड सिलेक्शन किया गया? अवार्ड्स का सिलेक्शन देखिए हमारे यहाँ पे हालांकि बहुत छोटा अवार्ड देते हैं हम, लेकिन हर शख्स उसका ख्वाहिशमंद होता है। उसकी वजह यह है कि हम ढूंढते हैं लोगों को, यानी वो आदमी जो उर्दू में खिदमत कर रहा है, ऐसा शख्स जिसको ना अवार्ड की तमन्ना है और ना ही वो कहीं प्रोफेसर लगा हुआ है या कहीं अखबार में है, ऐसी कोई बात नहीं होती है। उसके बावजूद वो जाता है अपने तौर पर लोगों में किताबें तकसीम करता है या लोगों के पास बैठ के सुनता है या पढ़ाता है या ये देखता है कि उर्दू के मसाइल क्या हैं, ये जानता है कि उसके पास निसाब में किताबें आई है या नहीं है। तो इसी तरह के हमने पिछली बार भी जो अवार्ड दिए थे उसमें कोई शख्स ऐसा था जिसने उर्दू में हमेशा खुतूत लिखे थे, चक उर्दू में लिखता था, और एक शख्स ऐसा था जिसने वानमबड़ी से लिया था, वहाँ पर कोई बात नहीं थी। तो वहाँ पर उन्होंने एक फहरिस्त बनाई कि कितने लोग उर्दू पढ़ रहे हैं और वो जो कि खुद उर्दू नहीं जानता था, यानी ऐसे लोगों को दिया जाता है। और उर्दू दोस्त अवार्ड है, जहाँ तक उस अवार्ड की मुंताशिरी की बात मैं बता दी। मुंताशिरी में हम उर्दू को सकाफत और आर्ट से जोड़ते हैं, जैसे कि पहले पत्थर के आर्ट से किया या हमने लकड़ी के आर्ट वालों को दिया और अफसाने पर जिसने आर्ट किया था उस खातून को दिया। अब की बार हमने जो दिया है वो कशीदाकारी पे दिया है, कशीदाकारी के साथ जो उर्दू लिखा जाता है उस पर दिया है। आपने देखा होगा कि उसी के सिलसिले से खत्ताती में जिस खातून ने कुरान पूरा लिखा उसको भी हमने रिकॉग्नाइज किया, उसको भी हमने सर्टिफिकेट दी। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमाम जुनूब में उर्दू काफ़ी तेज़ी से फैलती जा रही है और ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि महाराष्ट्र में तो एक इंस्टीट्यूट के अंदर 17 हज़ार उर्दू मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे हैं। वही कमोबेश कर्नाटका के अंदर है और जो पहले दिल्ली, यूपी, बिहार उर्दू का हब हुआ करता था, अब उर्दू वहाँ से ख़त्म होती जा रही है और इंटायर जुनूबी इलाके में उर्दू काफ़ी फैलती जा रही है और ये बहुत ही अच्छी बात, नेक फ़ाल है उर्दू के लिए।
और जिस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है बुनियादी लेवल पे, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जनूबी हिंद की वजह से, कर्नाटक की वजह से, महाराष्ट्र की वजह से उर्दू हमेशा जिंदा रहेगी। एनसीपीओ का किस तरह से काम चल रहा है? क्या बजट में कुछ आने वाले दिनों में हमें बढ़कर देखने को मिलेगा? बजट जितना हमें चाहिए उतना बजट काफ़ी है। लगभग 84-85 करोड़ बजट है एनसीपीओ का सालाना, और हमारे जितने स्कीम्स हैं पूरे हिंदुस्तान में हम उसको चला रहे हैं। और अभी आपने देखा कि मैंने यहाँ ऐलान किया कि अब मैं पूरे कर्नाटक के अंदर उर्दू, फारसी, अरबी का सेंटर देना चाहता हूँ, कंप्यूटर सेंटर देना चाहता हूँ, कैलीग्राफी का सेंटर देना चाहता हूँ। और यहाँ के तमाम एनजीओज और इंस्टीट्यूशन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे यहाँ अप्लाई कीजिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर यहाँ देंगे। और मैं चाहता हूँ कि उर्दू का सबसे ज़्यादा फ़रोग कर्नाटक के अंदर हो। और मैं ये भी चाहता हूँ कि कर्नाटक में रहने वाले वो लोग जो उर्दू नहीं जानते हैं, उनके दरमियान भी उर्दू को बढ़ावा दिया जाए और उनके इलाके में उर्दू का सेंटर कायम किया जाए और उन्हें भी उर्दू जबान सिखाने की कोशिश की जाए। कहा कि आप उर्दू एकेडमी के लिए लेटर लिखेंगे, उर्दू एकेडमी यहाँ बहाल नहीं है। उर्दू एकेडमी तो यहाँ है, लेकिन उर्दू एकेडमी के अंदर गवर्निंग काउंसिल नहीं है। मैं वहाँ जा करके और यहाँ के चीफ मिनिस्टर को मैं एक लेटर लिखूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि वो जल्द से जल्द काउंसिल बनवाएं, उर्दू जो एकेडमी है उसकी कमेटी बनाएं, ताकि उन कमेटी के तालमेल से हम यहाँ उर्दू के डेवलपमेंट के लिए काम कर सकें। उर्दू काउंसिल की तरफ से हम नेशनल लेवल का बेशुमार प्रोग्राम कराते हैं। अभी हम वैनमबाड़ी के अंदर नेशनल लेवल का एक बुक फेयर करवा रहे हैं, जिसमें पूरे हिंदुस्तान से लगभग 80 से ज़्यादा पब्लिशर्स वहाँ आ रहे हैं। और पूरा जगह जगह घूम करके मैं नेशनल लेवल का बहुत सारा प्रोग्राम कराता रहता हूँ। और मैं यहाँ के जो जिम्मेदारान हैं कर्नाटका उर्दू एकेडमी के, मैं उनसे भी कहूँगा कि वो भी नेशनल लेवल का प्रोग्राम यहाँ कराएं, उर्दू का जश्न मनाएं और इब्तदाई लेवल पे उर्दू का फ़रोग हो। इसके लिए वो कोई अहम या कोई जो ज़रूरी इक़दाम है वो ज़रूर लें। 22 का यौम उर्दू मनाया गया। कोविड की वजह से जो है हालात ठीक नहीं थे, इसलिए रैली और प्रोग्राम्स नहीं हो पाए। बताइए। पिछले तकरीबन 10 साल से यौम उर्दू मनाया जा रहा है। ये मिसेस डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ और उनकी टीम की कारकर्दगी है। बेसिकली बेचारियां वो बड़ी मेहनत करके जाफिशानी से प्रोग्राम्स उससे पहले मुनक़द करते हैं, फिर इसके बाद में उसके लिए प्राइज और सबसे बड़ी दिक्कत माशी दिक्कत होती है। इसमें आने वालों को खाने का बंदोबस्त किया जाए, उनका ट्रांसपोर्ट का किया जाए, अवार्ड दिए जाए। मेरे अंदाजे से तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए तक का खर्चा आता है। वो अपने तौर पे कोशिश करते हैं। कई बार हमारे इज्जत माब MLA ज़मीर अहमद साहब ने बसों का इंतजाम किया था। इस बार पता नहीं कुछ कम्युनिकेशन गैप की वजह से बसों का नहीं हो सका, वरना हम एक प्रोसेशन निकालते हैं। इससे पहले कमिश्नर, DGP और DCP ट्रैफिक वगैरह उस रैली का इनॉग्रेशन करते थे। 2 साल से कोविड की वजह से ये बंद पड़ा हुआ था। इस साल फिर वो आए। जहां तक हो सके हमने इसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से मुनक़द करने की कोशिश की है। दरअसल कौम के पास फंड्स की कमी नहीं है, पैसों की कमी नहीं है। कोई ढंग से ऑर्गेनाइज करता है तो खुशी से लोग देते हैं। और शाम की महफिल का तकरीबन 1-1.5 लाख रुपए का खर्चा है, वो भी कोई साहिब हैसियत लोग आगे आए, उसका इंतजाम हो रहा है। फिर यहाँ पे इसका समझ हाउस फ्री दिया गया। मतलब बोलने का यह है कि अगर कोई कुछ करना चाहता है तो जैसे वो शाहरुख खान की फिल्म में उनके एक डायलॉग हुआ करता था, कोई किसी को चाहता है तो सारी कायनात शिद्दत से उस ख्वाहिश को पूरी करने की में कोशा हो जाती है। बिल्कुल वही है, कोई कुछ करे, उठे, करे। उर्दू तकरीबन ज़वाल पजीर है। उसकी ज़वाल पजीरी का एक सबसे बड़ा सबब हम खुद हैं। उर्दू को अपनी अजारादारी बना लिया,
हमने दूसरों को, गैर मुस्लिमों को जो उर्दू से हमसे ज्यादा प्यार करते थे, खुद से दूर रखा। फिर उर्दू को मुसलमानों की जबान कहा, मुसलमानों की जबान कहते हैं, मुसलमान के दुश्मनों ने इसको भी अपना दुश्मन बना लिया। कई वजूहत है। अभी छोटे छोटे जो प्रोग्राम होते रहते हैं, इनकी वजह से इसकी बका की उम्मीदें जाग उठी है, उर्दू की बका की उम्मीदें। अब मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि उर्दू हमारी मादरी जुबान है, हमारी बोलचाल की जुबान है, हम घर पे वही जुबान बोलते हैं। हाँ, अंग्रेजी से उर्दू का ताल्लुक रोजी रोटी से ना होगा, मगर उसका एक हमसे एक जज्बाती वालेहाना लगाव तो है। तो अगर हमारी मादरी जुबान को हम फरोग न देंगे तो कौन देगा? मराठी वाले देंगे, हिंदी वाले देंगे, कन्नड़ा वाले देंगे, और सब अपनी अपनी जबानों को फरोग देने में मशगूल है। तो हमको चाहिए कि हर जितना भी हो सके हमसे उर्दू, क्योंकि उर्दू की सबसे बड़ी वो ये है, असास ये है कि ये इसमें अदब बोलता है, उर्दू जबान में अदब बोलता है। ये हमारा अदब है, हमारा तौर तरीका है, हमारी तहजीब है। इसमें हमारे हिंदुस्तान के मजहब का 90% हिस्सा अगर किसी जबान में है तो उर्दू जबान में है। तो कई रीजंस की वजह से उर्दू को हम की बका मुसलमानों की बका है, इसलिए इसको जारी रखना हमारा फर्ज है। सर बताइए, आज बेंगलुरु में जो है यौम उर्दू मनाया गया और इस तकरीब में जो आपकी शिरकत हुई, क्या पैगाम आप देना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ तमाम ऑर्गेनाइजर्स को, मुंतज़िमीन को, क्योंकि बहुत अच्छा कदम था और बहुत ज़रूरी था कि हम कम से कम अपने आप को याद दहानी करते रहें कि हमारी मादरी ज़बान क्या है, हमारी तहजीब क्या है। और यहाँ स्कूल के बच्चे भी इन्वॉल्व थे, टीचर्स भी थे, तो उससे मुझे ये उम्मीद बनती है। तो देखिए, उर्दू के सिलसिले में आज के ज़माने में मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र में बहुत बड़ा कामयाब तजर्बा रहा, क्योंकि वहाँ उर्दू मीडियम स्कूल्स का जाल है पूरा। और गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसके बाद कर्नाटक का नंबर है जिसमें ये तालीम है। तो बच्चों पे अगर हम फोकस करें, हम अपने घर में अगर उर्दू बोलें और उर्दू पढ़ें और पढ़ाएं और अपने बच्चों को पढ़ाएं, तो ये ज़बान कभी ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन उसमें एक चीज़ जो मैंने यहाँ कही थी, मीडिया पे भी कहना चाहूँगा कि जिस रियासत में भी हम रहते हैं वहाँ की ज़बान और तहजीब को भी अपनाना है। अगर हम कर्नाटक में हैं तो हमें कन्नड़ भी आनी चाहिए, कन्नड़ हमें बोलनी चाहिए और कन्नड़ समाज से जुड़ा रहना चाहिए। क्योंकि उर्दू में या उर्दू समाज में जाने का ये मतलब नहीं हम सबसे कट जाएं, बल्कि हकीकत यह है कि जो उर्दू वाले बच्चे कन्नड़ भी पढ़ेंगे और कन्नड़ समाज से जुड़े होंगे, तो उसमें फिर जो अदब का तबादला होता है कि कन्नड़ का जो अदब है वो कुछ उर्दू में आएगा, उर्दू का अदब कन्नड़ में जाएगा, तो ये जो एक तरह से ये माइग्रेशन ऑफ लिटरेचर होगा, तो ये बेइंतहा कारआमद रहता है। क्योंकि एक समाज गहराई के साथ दूसरे समाज के बारे में जान सकता है। क्योंकि जो लोग भी कलमकार हैं, चाहे वो अफसाने लिखें, नावल लिखें, वो समाजी मसाइल पे ही लिखते हैं। तो कन्नड़ समाज के मसाइल क्या हैं, उर्दू समाज के क्या हैं, ये जब दोनों एक दूसरे को पहचानेंगे तो वो बहुत जल्दी इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि बहुत से मसाइल तो हमारे एक से हैं। तो ये कुदरतन एक यूनिटी की और यूनिफिकेशन की सी तहरीक बन जाएगी। तो इसलिए हमें इलाकाई ज़बान को भी, जो जहाँ पे भी हो, तमिल एरिया में है, मलयालम में है, कन्नड़ में है, लेकिन साथ में अपनी उर्दू ज़बान और तहजीब को बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो, क्योंकि देखिए ज़बान सिर्फ ज़बान नहीं होती, एक तहजीब होती है और एक सरमाया होता है। क्योंकि आप अपनी तारीख़ को बिना अपनी मादरी ज़बान को या ज़बान को छोड़ के नहीं समझ सकते। तो इसलिए ये बहुत अहम स्टेप है और बहुत, यानी ख़ास तौर से कर्नाटक में, बेंगलोर में ये हुआ, तो मैं तो मुबारकबाद ही देता हूँ और इसका अप्रिशिएट करता हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ की है मुंतज़िमीन ने यहाँ के। आपका जो मौजूद रहा है उर्दू साइंस और पूरा जी, इस बारे में क्या है, एक बात देखिए, उसकी वजह यह है कि उर्दू में मैं इसे इस तरह समझाऊं कि शख्सियत हमारी जो कुछ भी है, चाहे मैं हूँ या आप हो, ये निचोड़ होती है हमारे बचपन की तरबियत का और तालीम का। तो उर्दू समाज में और उर्दू ज़बान और माहौल में जो बच्चे पलते हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि इनको हम तालीम क्या दे रहे हैं, यानी इनको लिटरेचर क्या मिल रहा है। उर्दू ज़बान में बदकिस्मती से मालूमाती अदब बहुत कम है, साइंसी अदब और भी कम है। तो ऐसे में उन बच्चों को जब पढ़ने के लिए ये चीज़ें मिलेंगी नहीं, तो आप कैसे ही सोचेंगे कि उनकी शख्सियत में वो साइंटिफिक एटीट्यूड आएगा या साइंसी अंदाज़ फ़िक्र आएगा उनके अंदर, या दलील के साथ बात करने का मिजाज आएगा, ऑब्जेक्टिविटी आएगी। तो हमें ये ख्याल रखना है कि हमारे समाज में
वो तमाम इंग्रेडिएंट्स हों, वो अनासिर मौजूद हों जो अच्छी शख्सियत बनाते हैं। तो एक साइंसी जहन रखने वाला अगर बच्चा उर्दू समाज में पैदा होगा तो वो फिर हर चीज़ पे सवाल करेगा। तो वो इस्लाम को, अपने दीन को भी दलील की बुनियाद पे समझेगा, वो सुनी सुनाई बातों पे नहीं चलेगा, वो हर चीज़ पे सवाल करेगा और हमें उसके सवाल को जवाब देना चाहिए और ढूंढना चाहिए उसके जवाब। तो एक तरह से उर्दू समाज अगर साइंसी सोच से महरूम होता है तो ना सिर्फ ये कि वो अपनी अमली ज़िंदगी में बल्कि इवन अपने दीन से दूर हो जाता है, क्योंकि कुरान का पूरा फोकस दलाइल के ऊपर है। कुरान कोई बात बिना दलील और बसीरत के नहीं करता। तो ये अंदाज़े फ़िक्र जो है अगर किसी में डेवलप होता है तो वो अपने यानी दीनी और दुनियावी दोनों मामलात में हमेशा कामयाब रहता है। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज़ है। मेरा सब्जेक्ट बॉटनी था, इन नबातियात का मैं टीचर रहा हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है ज़ाकिर हुसैन कॉलेज, उससे पहले मैंने अलीगढ़ में पढ़ाया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी मेरा तकर्रुर हुआ था, ज़ाकिर हुसैन कॉलेज में पढ़ाया, फिर उसी कॉलेज में मैं प्रिंसिपल रहा तकरीबन 10.5 साल। फिर मैं वाइस चांसलर होकर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी चला गया। अब सुबह हूँ, बिल्कुल रिटायर्ड हूँ और सिर्फ इसी काम पे अपना वक्त देता हूँ।